देखा जाए तो बिहार सरकार ने अपनी राज सत्ता का पूरा मिसयूज किया है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। बिहार में जंगल राज जो बोला जाता है वो अब साबित हो रहा है। अब दुख की बात यह है कि प्रशासन भी उस जंगल राज में घुस गया है। पहले तो क्रिमिनल्स करते थे, चूंकि प्रशासन बैकफुट पे रहता था, अब दिखाई दे रहा है कि प्रशासन आगे आकर ही सारे जंगल राज के कारनामे कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पत्रकार मनीष कश्यप की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, जिस पर उनके वकील की तरफ से दो मांगे रखी गई हैं कि जो भी एफआईआर अलग अलग राज्यों में दर्ज की गई हैं उन्हें एक जगह पर कोलैब कर दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ जमानत को लेकर ये याचिका लगाई गई है। पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, आज मनीष कश्यप के मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई है, वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर तमिलनाडु की पुलिस ने एनएसए लगा दिया है। तो आज की जो सुनवाई है वो किस तरीके से जाने वाली है मनीष कश्यप के फेवर में रहेगी या क्या क्या दलीलें कोर्ट की तरफ से दी जा सकती हैं? देखिए, प्राइमा फेसाई तो दिखाई दे रहा है कि इनके फेवर में रहेगी, पर चूंकि कानून का मिसयूज हो रहा है। पहले जो बिहार में इनके ऊपर जो एफआईआर बनाई गई है वो कम सख्त थी, हालांकि बिहार पुलिस उसको बहुत सख्त से सख्त बनाने की कोशिश करती रही, लगातार लिखती रही कि हम इनकी गहन जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन जब एनएसए लगा दिया है तमिलनाडु पुलिस ने, तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगा दिया है, तो वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और कोर्ट्स जनरली एनएसए के बीच में, जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा कुछ गड़बड़ ना हो, तो एनएसए के बीच में कोर्ट्स ज़्यादातर बीच में नहीं बोलती हैं। और चूंकि एनएसए की स्पेशल पावर्स हैं तो इनको बेल डिनाई हो सकती है। हालांकि ये, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हैबियस कॉर्पस की पिटीशन है, दो पिटीशन इनकी ओर से, एक तो ट्रांसफ़र करके कि सारी एफआईआर एक राज्य में हो और हो सके तो बाहर हो, ऐसा होना चाहिए। तमिलनाडु में भी बायस है, पॉलिटिकल बायस है, और बिहार में भी पॉलिटिकल बायस है, तो इसको बाहर होना चाहिए। हो सके तो दिल्ली में इनकी ट्रायल होनी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है, किसी भी राज्य का कोई भी केस वो सुप्रीम कोर्ट कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर सकती है, और ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी ओरिजिनल पावर्स है। इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। जो बहस होगी, जो सारी चीज़ें होंगी, उस बीच में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी चीज़ आएगी बातें, उसको देखते समझते हुए, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पहले सुशांत सिंह के केस में भी ऐसा हुआ था, तो फिर उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन लेगी ताकि जो दोनों पक्षों का बैलेंस किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पक्ष के फेवर में ही सुप्रीम कोर्ट चल पड़ेगी, तो दोनों पक्षों का बैलेंस किया जाए और ट्रायल ऐसी जगह चलाई जाए जो एफआईआर बनी है, तो उसका अंत तो एक ट्रायल से ही होगा। पुलिस उसमें चार्जशीट फाइल करेगी, फिर ट्रायल होगा, फिर ये दोष सिद्ध होता है या दोष मुक्त होते हैं, ये बात की बातें हैं। अभी तो विषय है हैबियस कॉर्पस का जो डाला गया है कि इनको बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर ही सुनवाई होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इनके साथ सरासर गलत कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च कोर्ट है और वो बहुत सारे ऐसे मसलों में पहले भी आई है। सीधा सीधा वो हैबियस कॉर्पस में ऑर्डर करती है कि इनको रिलीज़ करो। ऐसा परंपरा रही है, ऐसा पहले भी हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी पावर्स तो है ही है। आर्टिकल 32 में ये पिटीशन लगाई जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जिसमें कि हैबियस कॉर्पस का प्रोविज़न है। 5 तरह की रिट्स होती है, तो उन 5 में से ये एक हैबियस कॉर्पस है, जिसमें कि उनको रिलीज़ करने के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगी कि ये कानून का मिसयूज़ किया जा रहा है या इनको फंसाया जा रहा है या एनएसए गलत तरीके से लगाया जा रहा है। प्राइमा फेसाई व्यू एक बनता है, सुनकर बनता है, कागज़ अभी नहीं देखे जाएंगे, सारे कागज़ अभी आते भी नहीं हैं, होते भी नहीं हैं। दूसरी साइड से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की साइड से भी कमेंट्स मंगाए जाएंगे, उनका भी वर्जन सुना जाएगा। उसको सुनते हुए, देखते हुए, समझते हुए ही सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करेगी, और वो ऑर्डर बिल्कुल ही न्याय हित में होगा। ये हो सकता है बाहर किसी को देखने सुनने में समझ ना आए, लेकिन चूँकि हम यहाँ होते हैं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ ही सुप्रीम कोर्ट करती है। उसमें जो भी न्याय संगत बात होती है वही करती है। अगर कानूनी रूप से उनको रिलीज़ नहीं किया जा सकता तो वो नहीं किया जाएगा, और अगर कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनको रिहा करने के ऑर्डर देगी। ऐसा पहले भी हुआ है, अर्णव गोस्वामी के केस में भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो एक तरह से जो इनके साथ किया गया है, ये विषय अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है, और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है इसका हमें भी इंतजार रहेगा। सर, इसी के साथ एनएसए को लेकर भी अब सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से। कुछ जो समर्थन वाले हैं या फिर जो कुछ पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था मनीष कश्यप ने कि उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाए, वो भी एक खबर को लेकर।
हाँ, ये बात बिल्कुल है, सरासर हमको दिखाई दे रही है। अब चार्जशीट में या एनएसए लगाते वक़्त जो गवर्नमेंट ने क्या रिपोर्ट दी है, वो क्या कहानी बनाई है, वो देखने का है। चूँकि ये एनएसए तभी लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति से या उसके किसी कृत्य से या उसके किसी एक्शन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि मनीष कश्यप के किसी भी एक्शन से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा हुआ है या हो सकता है। वो तो एक पत्रकार है जो न्यूज़ दिखाते हैं। उन्होंने अगर कोई गलत न्यूज़ भी दिखाई है तो गलत न्यूज़ दिखाने की कार्रवाई अलग से हो सकती है। वो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कि ऐसा कुछ होगा। और अगर ऐसा इन्होंने किया है तो ये सरासर गलत है। और चूंकि मामला कोर्ट के सामने है तो अभी इसके बारे में कोई भी हम प्रेडिक्शन या कोई भी प्री जजिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं, सामने आ जाएगा तब पता लगेगा कि क्या क्या कारनामे तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस ने किए हैं और अदालत ने उनका क्या व्यू लिया है। इसी पर बिहार सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिहार सरकार को इतना क्या डर था कि एक पत्रकार को एक खबर के लिए इस तरीके से प्रताड़नाएं बिहार में दी गई, उसके बाद तमिलनाडु में। ऐसी तो खबरें कई लोगों ने चलाई थी यही खबरें, तो फिर उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हाँ, ये तो सेलेक्टिव एक्शन है ये सारी चीज़ें, लेकिन ट्रायल की हैं। अभी तो चूँकि उनको जेल में डाल दिया गया है और जनता जान रही है कि उनको गलत तरीके से डाला गया है, सबको दिखाई दे रहा है। चूँकि आज की डेट में मीडिया में सब कुछ सामने आ जाता है और मीडिया में उन्होंने क्या दिखाया था, जो न्यूज़ पहले जिसने छापी थी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। उस न्यूज़ को बेस बनाकर उन्होंने वीडियो चलाया था तो उनको फंसा दिया गया है, जबकि जो बेसिक न्यूज़ जिसने डाली थी उसको कुछ नहीं किया गया है। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ये सेलेक्टिव एक्शन है और बिहार सरकार ने जो भी किया है वो एक सेलेक्टिव है। बिहार पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है कि वो एक पार्टी विशेष का टूल बन के रह गई है, एक राज्य सरकार का टूल बन के रह गई है। जबकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि पुलिस को सीआरपीसी या जो दूसरे दंड प्रक्रिया के दूसरे जो प्रावधान है उनके हिसाब से चलना चाहिए। पर यहाँ तो बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस पॉलिटिकल एजेंडा पे चल पड़ी है, तो ऐसा लगता है कि वो किसी पार्टी के कैडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और बिहार पुलिस का तो इसमें जो एक्ट रहा है वो बहुत ही निंदनीय रहा है। देखा जाए तो हर थोड़ी देर बाद ट्वीट करते हैं, किसी बड़े से बड़े क्राइम पर भी वो एक ट्वीट दिन में आता था बिहार पुलिस का। अभी देखा गया है कि मनीष कश्यप के मामले में रोज़ 3 से 4 ट्वीट वो करते रहे हैं, जैसे हम गहन छानबीन कर रहे हैं, अब ये पकड़ा गया, अब ये पकड़ा गया, ये गहरी बात है। तो ऐसा करके इसको सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की गई है कि जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी या कोई बहुत दुर्दांत अपराधी पकड़ लिया है। और ये प्लानिंग और ये टाइमिंग आपको दिखाई देगी कि जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे थे बिहार के कुछ जो राजनेता है तथाकथित रूप से, जिन्होंने हजारों करोड़ का घपला किया है, तो उस बात को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर ऐसा एक्शन किया गया है कि मासेस का ध्यान इधर चला जाए। और हुआ भी ऐसा है कि लोग अब भूल गए हैं कि आप 4 लाख 5 लाख में फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का मकान उप मुख्यमंत्री साहब खरीद के बैठे हैं, या जो भी उन्होंने सर्विस देने के नाम पर उनके पिताजी ने जो लोगों की ज़मीनें हड़पी हैं और जो हजारों करोड़ का घपला किया है, वो सब लोग भूल गए हैं। विषय को भटकाने में बिहार सरकार कामयाब हो गई है। इस तरह से देखा जाए तो बिहार सरकार ने अपनी राज सत्ता का पूरा मिसयूज़ किया है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। ये एक डेमोक्रेसी का मजाक है मेरे हिसाब से। बिहार की जनता भी देख रही है कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। जो यहाँ कुछ चुने हुए लोग हैं जो तथाकथित रूप से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, वो अपने हिसाब से नचा रहे हैं और बिहार की जनता बंद कॉल करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये एक क्राइसिस का समय है बिहार के लोगों के लिए। बिहार के लोगों को बैठ के गंभीर से सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी सरकार है जो इस तरह से कर रही है और इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है, कैसे बिहार की जनता इनसे पीछा छुड़ाए। नहीं तो बिहार में जंगल राज जो बोला जाता है वो अब साबित हो रहा है। अब दुख की बात यह है कि प्रशासन भी उस जंगल राज में घुस गया है। पहले तो क्रिमिनल्स करते थे, चूँकि प्रशासन बैकफुट पे रहता था। अब दिखाई दे रहा है कि प्रशासन आगे आकर ही सारे जंगल राज के कारनामे कर रहा है और सेलेक्टिव रूप से जो लोग पोल खोल करते थे या जो मीडिया कर्मी हैं जो एक सीधी सी बात आपको दिखा रहा है, उसके पीछे पड़कर ये फंसाने वाली बात बिहार सरकार कर रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।